नमस्कार दोस्तों। सैनवाल क्लासेस फॉर उत्तराखंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस टॉपिक में हम हिंदी भाषा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण विषयों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है हमारा हिंदी भाषा तथा उससे संबंधित मुख्य तथ्य। इसमें इस टॉपिक को भी हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, यानी दो भागों में बांट देते हैं, जिसमें हमारा पहला है हिंदी भाषा का विकास तथा दूसरे उसमें रखे हैं स्वतंत्रता के बाद हिंदी का राजभाषा के रूप में विकास, यानी स्वतंत्रता के बाद हिंदी का राजभाषा के रूप में कैसे किस प्रकार विकास हुआ तथा उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद जिसको हमारे संविधान में रखा गया है, तो उसमें इसको देखेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा हिंदी की उपभाषाएं तथा बोलियां। हिंदी क्या है? एक भाषा समूह है। हिंदी एक सिंगल भाषा का नाम नहीं है, बल्कि एक भाषा समूह है। तो उसमें उससे संबंधित उसके उपभाषाएं तथा उससे बोलियां हैं, तो इस टॉपिक में हम उनको देखेंगे। नेक्स्ट जो हिंदी की लिपि है देवनागरी, उससे संबंधित उसके विकास से संबंधित इस टॉपिक में इस चीज़ें देखेंगे। नेक्स्ट हिंदी भाषा का मानकीकरण, यानी जो हिंदी भाषा है वो एक उसका मानक भाषा के रूप में उभरना, उसको इस टॉपिक में देखेंगे। और बाकी हिंदी भाषा के विकास जो अनुच्छेद 351 है, उसमें केंद्र सरकार के लिए जो निर्देश दिए गए हैं कि हिंदी भाषा के विकास से संबंधित, तो उन्हीं से संबंधित जो हमारे केंद्र सरकार वह विश्व हिंदी सम्मेलन करवाती है, और ये अब तक कितने हुए हैं और कहाँ कहाँ किए गए हैं, तो इनसे संबंधित जो मुख्य परीक्षा उपयोगी चीज़ें होंगी उसको हम इस टॉपिक में देखेंगे। इसमें जो हमारा पहला टॉपिक है उसका नाम है हिंदी भाषा का विकास। तो सबसे पहले आइए भाषा को समझ लेते हैं कि भाषा क्या होती है। यानी भाषा अपने विचारों को व्यक्त करने का एक प्रकार का साधन होता है कि हम उसको किस रूप में व्यक्त करते हैं। भाषा का सामान्य सा अर्थ है कि अपने विचारों को व्यक्त करना। भाषा के दो प्रकार होते हैं, यानी लिखित प्रकार से भी हम उसको व्यक्त कर सकते हैं और मौखिक से भी। इसी प्रकार जो हमारी हिंदी है वह विश्व की 3000 भाषाओं में से एक है, यानी वर्ल्ड की जितनी भी भाषाएं हैं उसमें से हमारी हिंदी भाषा उनमें से एक है। हिंदी एक वियोगात्मक और विश्लिष्ट भाषा है, या रूप और आकृति के आधार पर हिंदी क्या है? हमारी वियोगात्मक या विश्लिष्ट भाषा है। भारोपीय भाषा परिवार, अगर इसके भाषा परिवार की बात की जाए तो भाषा परिवार का मतलब होता है कि यानी जैसे एक परिवार का मतलब होता है कि उसी से संबंधित लोग, यानी उनमें एक दूसरे से संबंधित कुछ समानताएं पाई जाती हैं, यानी ज़्यादातर समानताएं पाई जाती हैं। तो ऐसे ही भाषा में है कि भाषा परिवार का यहाँ पर मतलब है कि जो भाषाएं एक दूसरे से समानता रखती हैं या उनका जो मूल स्रोत है वह एक ही है, उनको एक भाषा परिवार के अंतर्गत रखा जाता है। और अगर वर्ल्ड की यानी विश्व की बात की जाए तो विश्व में लगभग 8 या 9 भाषा परिवारों में संपूर्ण भाषाओं को रखा जाता है। अगर भारत की बात की जाए तो भारत में 4 भाषा परिवार हैं, जिसमें भारोपीय 73% यानी 73% लोग भारोपीय भाषा का प्रयोग करते हैं। दूसरा भाषा परिवार है द्रविड़, तीसरा भाषा परिवार है ऑस्ट्रिक, और चौथा है चीनी तिब्बती। द्रविड़ की बात की जाए तो ये 25% यानी 25% लोग भारत में द्रविड़ भाषाओं का प्रयोग करते हैं। ये साउथ में मोस्टली साउथ साइड में बोली जाती हैं। ऑस्ट्रिक 1.3% यानी 1.3% लोग इसको प्रयोग करते हैं, और चीनी तिब्बती की बात की जाए तो 0.7% लोग इसका प्रयोग कर देते हैं। आइए दोस्तों ज़रा इसको मैप में देख लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि भारत में 4 भाषा परिवार हैं। ये ऊपर जो रेड कलर में है ये चीनी तिब्बती, यानी 0.7% लोग चीनी तिब्बती जो भाषा परिवार है उससे संबंधित भाषाएं बोलते हैं। यानी जो भारत का ऊपरी क्षेत्र है इसमें ये भाषाएं बोली जाती है चीनी तिब्बती में। ये भारोपे यानी जो सबसे बड़ा क्षेत्र है 73% लोग इसको बोलते हैं। ये भारोपे भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। नीचे साउथ साइड की बात की जाए तो इसमें द्रविड़ भाषा परिवार, इस क्षेत्र में द्रविड़ भाषाएं बोली जाती हैं जो 25% है, यानी 25% है। अगर ऑस्ट्रिक और या ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार की बात की जाए तो ये
इस क्षेत्र में बोली जाती हैं, जो बहुत ही कम है, यानी 1.3% के आसपास के क्षेत्र में ऑस्ट्रिक या ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा बोली जाती है। हमारी हिंदी भारोपीय यानी भारत यूरोपीय भारोपीय भाषा परिवार की एक उपशाखा है, भारतीय आर्य शाखा। उसके अंतर्गत हमारी हिंदी भाषा आती है। भारोपीय परिवार के अंतर्गत ग्रीक, अरबी, फारसी, अंग्रेजी तथा कई अन्य भाषाएं भी भारोपीय परिवार से संबंधित हैं। दोस्तों, इस टॉपिक में हम हिंदी भाषा से संबंधित जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी हम उसी को लेके चलेंगे। बाकी इस टॉपिक से संबंधित जो भी और अदर इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको हम हिंदी भाषा के जो साहित्य का विकास है उसमें देखेंगे। दोस्तों, हिंदी भारतीय आर्य भाषा की एक शाखा है। अगर भारतीय आर्य भाषा की बात की जाए तो इसको 3 भागों में बांटा जाता है: प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन आर्य भाषा और आधुनिक कालीन भारतीय आर्य भाषा। प्राचीन आर्य भाषा का टाइम पीरियड यानी समय है 1500 से 500 ईस्वी पूर्व, मध्यकालीन का 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का 1000 ईस्वी से अब तक। इसमें दोस्तों एक ध्यान रखनी जो मेन इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसमें 500 साल का गैप है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं को भी 2 भागों में बांटा जाता है: वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत का टाइम पीरियड की बात की जाए तो 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व और लौकिक संस्कृत का 1000 ईस्वी से 500 ईस्वी पूर्व। वैदिक संस्कृत मूल रूप से वेदों की रचना वाली भाषा, यानी जितने जो वेद हैं, हमारे 4 वेद हैं, उनकी रचना जो जिसमें की गई है वह वैदिक संस्कृत में की गई है। अगर लौकिक संस्कृत की बात की जाए तो वेदों की बाद के ग्रंथों की भाषा जैसे रामायण, महाभारत, कालिदास आदि के ग्रंथ जो हैं वो लौकिक संस्कृत में लिखे गए हैं। यहाँ पे वैदिक संस्कृत का मतलब है यानी हमारी जो सबसे प्राचीन भाषा है जो अपने शुद्ध रूप में है। लौकिक संस्कृत उसके बाद की 500 साल बाद यानी जो इसका विभाजन काल है वो पाणिनि का अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ है जो संस्कृत के व्याकरण से संबंधित है। उसके बाद की जो भाषा है उसको हम लौकिक संस्कृत कहते हैं। तो लौकिक संस्कृत से यहाँ पर मतलब है यानी जो वैदिक संस्कृत है उसमें जो स्थानीय भाषाएं हैं उनके शब्दों का जो घालमेल है, यानी जो उसके जो स्थानीय भाषाएं हैं उस शब्दों से मिलकर बनी है, उसको लौकिक संस्कृत कहते हैं। यानी उसमें जो चेंजेस आए, परिवर्तन आए वैदिक संस्कृत में, उसको लौकिक संस्कृत कहा गया। मध्यकालीन आर्य भाषा की बात की जाए तो इसका जो समय है 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक है। इसमें हमारी मुख्यतः पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट 4 भाषाएं आती हैं। पाली के अगर टाइम पीरियड की बात की जाए तो 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी तक, प्राकृत की बात की जाए 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक, अपभ्रंश की बात की जाए 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक और अवहट 900 से 1100 ईस्वी के बीच है। अवहट को संक्रमणकालीन भाषा कहा जाता है। संक्रमणकालीन भाषा का मतलब होता है यानी जब हमारी ये प्राचीन हिंदी आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं 1000 ईस्वी के बाद ये प्रारंभ हो जाती हैं तो जो हमारी अवहट है ये 900 से 1100 के बीच चल रही है, यानी 2 भाषाओं के बीच एक कड़ी के रूप में काम करती है। तो इसको संक्रमणकालीन भाषा कहा जाता है, जहाँ पे प्राचीन हिंदी भी चल रही है और एक तरफ अपभ्रंश का अंत भी हो रहा है, यानी बीच को ट्रांजिशन फेज यानी दोनों को जोड़ने वाली भाषा। अगर आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं की बात की जाए तो इसका टाइम पीरियड 1000 ईस्वी से अब तक है। इसमें जो हमारी प्राचीन हिंदी है वह 1100 से 1400 ईस्वी के बीच है। मध्यकालीन हिंदी इसमें 1400 से 1850 ईस्वी के बीच और आधुनिक हिंदी है जिसका टाइम पीरियड 1850 से अब तक है। दोस्तों, अगर हिंदी के विकास क्रम की बात की जाए तो इसमें जो हमारी हिंदी है उसका जो मूल स्रोत है या मूल उद्गम है तो वो संस्कृत है। संस्कृत से उसके बाद जो उसमें परिवर्तन आया उसके बाद पाली भाषा आई, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश और अपभ्रंश से जो हमारी प्राचीन या प्रारंभिक हिंदी है उसका प्रारंभ होता है। पाली में प्रथम देश भाषा, पाली क्या है? प्रथम देश भाषा है और महात्मा बुद्ध के सारे उपदेश पाली भाषा में ही दिए गए हैं। प्राकृत की बात की जाए तो यह द्वितीय देश भाषा है और भगवान महावीर के जितने भी उपदेश हैं वो प्राकृत भाषा में है।
इसके बाद अगर बात की जाए तो जैसे अवहट के बारे में हम पीछे चर्चा कर चुके हैं, तो यह क्या है, संक्रमणकालीन भाषा है, यानी 900 से 1100 के बीच इसका समय है। इसके बाद अगर अपभ्रंश की बात की जाए तो अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ होता है पतन, परंतु अपभ्रंश साहित्य में प्राकृत भाषा से विकसित भाषा साहित्य। इसके टाइम पीरियड की बात की जाए, समय की बात की जाए, तो ये 500 से 1000 ईस्वी के बीच है अपभ्रंश का टाइम पीरियड। इसका जो प्रारंभ है वह स्वयंभू कवि नामक कवि से माना जाता है, जो 8वीं सदी से उनकी रचनाएं प्रारंभ होती हैं। अपभ्रंश भाषा से अनेक आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास हुआ है, जिसमें हम देखते हैं कि अपभ्रंश के भेद, अपभ्रंश के 6 भेद, यानी इससे मुख्य जो भाषाएं 6 मुख्य भाषाएं निकली हैं, जिसमें पहली है सौरसेनी, दूसरी अर्धमागधी, तीसरी मागधी, उसके बाद खस, फिर ब्राह्मण और महाराष्ट्री। फिर सौरसेनी से भी पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती भाषाएं निकली हैं। अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी, मागधी से बिहारी, उड़िया, बांग्ला और असमिया 4 भाषाएं निकली हुई हैं। खस से पहाड़ी, जो जितनी भी पहाड़ी भाषाएं हैं वो खस नामक जो अपभ्रंश भाषा है उससे निकली हैं। ब्राह्मण से पंजाबी और सिंधी भाषाएं निकली हैं और महाराष्ट्र से मराठी नामक भाषाएं निकली हैं। अगर इस टाइम पीरियड के प्रमुख रचनाकारों की बात की जाए, जिसमें स्वयंभू, जिनका प्रमुख ग्रंथ है अपभ्रंश का वाल्मीकि, पौम चरु या राम काव्य। दूसरा धनपाल, इनका जो प्रमुख ग्रंथ है भविष्यत कहा या पहला प्रबंध काव्य भी है। नेक्स्ट पुष्पदंत, इनका जो प्रसिद्ध ग्रंथ है महापुराण और जसहर चर्यु। सरहपा और कहपा इनके चर्यापद और दोह कोशी नामक प्रमुख ग्रंथ है। इसके बाद अगर नेक्स्ट भाषा अवहट की बात की जाए तो इसको पुरानी हिंदी भी कहा जाता है, जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने कहा है। अपभ्रंश का अपभ्रंश या परवर्ती अपभ्रंश भी इसे कहा जाता है। अपभ्रंश शब्द का विकृत रूप, जो अवहट है उसे अपभ्रंश शब्द का विकृत रूप भी कहा जाता है। अपभ्रंश, अवहट और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं, यानी जो अवहट है वो संक्रमणकालीन भाषा है। इसके समय की बात की जाए तो यह 900 से 1100 ईस्वी के बीच की भाषाएं हैं। इसके प्रमुख रचनाकारों की बात की जाए तो इसमें अब्दुल रहमान, जिनका प्रसिद्ध ग्रंथ स्नेह रासय या संदेह रासक है, विद्यापति, कीर्तिलता और रोड कवि का रावल वेल नामक प्रसिद्ध ग्रंथ है, जो अवहट भाषा में लिखा गया है। आधुनिक आर्य भाषाओं की बात की जाए तो इसमें सबसे पहले हमारी प्राचीन या प्रारंभिक या आदिकालीन हिंदी आती है, जिसका टाइम पीरियड या समय 1100 से 1400 ईस्वी के बीच माना जाता है। प्राचीन या प्रारंभिक हिंदी अपभ्रंश या अवहट के बाद की भाषा है, यानी अवहट और अपभ्रंश के बाद की जो भाषा है उसे प्राचीन या प्रारंभिक हिंदी नाम दिया गया है। इसकी जो स्वरूप की बात की जाए तो इसमें हिंदी का जो स्वरूप है वह अनिश्चित व अस्पष्ट रूप से है। और इस पर प्रभाव की बात की जाए तो इसमें जो इसका प्रारंभिक स्वरूप है, तो यहाँ पर अपभ्रंश और अवहट तथा उससे जो संबंधित जो पहली भाषाएं यानी संस्कृत, पाली, प्राकृत, जो इससे पहले की भाषाएं हैं उसका प्रभाव, यानी जो ये प्राचीन या प्रारंभिक हिंदी है, इस पर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। अगर हिंदी वर्ड यानी हिंदी शब्द की उत्पत्ति की बात की जाए तो जितने भाषा विद्वान हैं वह मानते हैं कि जो हिंदी है उसका जो प्राचीन जो ईरान के लोग थे वो सिंधु यानी जो सिंधु नदी को पार करके आते थे, तो इसलिए वो इसे सिंधु का देश कहते हैं। तो जो आगे चलकर सिंधु से हिंदू हो गया, उसमें हिंद में ईज संबंध कारक प्रत्यय जुड़ जाता है और या सिंधु से हिंदी शब्द बन जाता है, यानी हिंदी जो शब्द है वह मूलतः फारसी का शब्द है, न कि हिंदी का। अगर हिंदी की बात की जाए तो हिंदी एक भाषा समूह है जिसमें उसकी 5 उपभाषाएं तथा 17 बोलियां जो उसके वर्तमान स्वरूप में शामिल है। यानी अगर वर्तमान स्वरूप में हिंदी की बात की जाए तो हिंदी एक भाषा समूह है जिसमें 5 उपभाषाएं और 17 बोलियां हैं। नेक्स्ट मध्यकाल में हिंदी की 3 प्रमुख बोलियों को साहित्यिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान मिलता है, जिसमें ब्रजभाषा, अवधी और खड़ी बोली है। यानी मध्यकाल में
इन तीनों को साहित्यिक क्षेत्र में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान मिलता है। इसमें फर्स्ट में ब्रज भाषा की बात की जाए तो अपभ्रंश व अवहट्ट में ब्रज भाषा का प्रारंभिक स्वरूप की झलक मिलती है, यानी उससे संबंधित कुछ शब्द उसमें आते हैं। ब्रज भाषा साहित्य का जो प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है उसका नाम प्रद्युमन चरित्र है, जो 1354 ईस्वी के आसपास का माना जाता है और इसके रचनाकार सुधीर अग्रवाल है। नेक्स्ट अवध की बात की जाए तो अवध की पहली कृति चंदायन है, या उसे लोर कहा भी कहा जाता है, जो मुल्ला दाऊद नामक रचनाकार ने लिखी है और इसमें इसका रचना काल है वो 1370 ईस्वी के आसपास का माना जाता है। नेक्स्ट खड़ी बोली का प्राचीन स्वरूप सरहपा, गोरखनाथ, अमीर खुसरो और जयदेव या नामदेव या रामानंद की जो प्रारंभिक रचनाएं हैं उनमें देखने को मिलता है। मध्यकालीन हिंदी की बात की जाए तो इसका टाइम पीरियड जो समय है वो 1400 से 1850 ईस्वी तक माना जाता है, जिसमें तीन प्रमुख भाषाएं ब्रज भाषा, अवधी और खड़ी बोली तीन प्रमुख भाषाएं बनी रही, जिसमें साहित्य रचना होती रही। ब्रज भाषा मध्यकाल की एक प्रमुख भाषा है जिसमें सबसे अधिक साहित्य रचना होती है, और इसमें अगर इसके साहित्य की बात की जाए जो सर्वाधिक साहित्य इसमें रचा गया वह कृष्ण भक्त कवियों द्वारा रचा गया है। भक्ति काल में इसका प्रमुख रूप से विकास होता है। अगर कृष्ण भक्त कवियों की बात की जाए तो इसमें से कुछ संप्रदाय संबंध कवि हैं, यानी वो संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, और कुछ संप्रदाय निरपेक्ष हैं, यानी वो स्वतंत्र रूप से इसमें योगदान देते हैं, स्वतंत्र रूप से उनकी रचनाएं देखने को मिलती हैं। संप्रदाय संबंध कवियों की बात की जाए जिसमें सूरदास जो पुष्टिमार्ग या शुद्धाद्वैत से जुड़े थे, जिनका प्रसिद्ध ग्रंथ सूरसागर है। नंददास ये भी पुष्टिमार्ग या शुद्धाद्वैत से जुड़े हैं। निम्बार्क संप्रदाय के श्री भट्ट, चैतन्य संप्रदाय के गदाधर भट्ट और राधा वल्लभ संप्रदाय से हित हरिवंश, श्री कृष्ण के बांसुरी अवतार इनका प्रमुख ग्रंथ है। अगर संप्रदाय निरपेक्ष कवि की बात की जाए तो इसमें रसखान मीरा भाई का नाम प्रमुख रूप से आता है। सूरदास को अष्टछाप का जहाज कहा जाता है इनके अमूल्य योगदान के लिए। बंगाल के क्षेत्र में ब्रज भाषा को ब्रजबोली के नाम से जाना जाता था, जिसको कृष्ण भक्त कवियों द्वारा वहाँ प्रसिद्ध किया गया, यानी ब्रज भाषा का जो रूप है उसको ब्रजबोली के नाम से जाना जाता था। ये बंगाल में जाना जाता था और इसको कृष्ण भक्त कवियों द्वारा वहाँ प्रचारित किया गया। उत्तर मध्यकाल में कवियों का ब्रज भाषा के विकास में योगदान। उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल की बात की जाए तो इसमें भी कुछ कवि रीतिबद्ध से जुड़े हुए थे तथा कुछ रीति मुक्त कवि थे, जिनका ब्रज भाषा के जो मध्यकालीन ब्रज भाषा है उसमें प्रमुख योगदान है। रीतिबद्ध कवियों की बात की जाए तो इसमें केशवदास, मतीराम, बिहारी, देव, पद्माकर, भिखारीदास, सेनापति व मतीराम आदि हैं। अगर रीति मुक्त कवियों की बात की जाए तो इसमें घनानंद, आलम और बोधा प्रमुख हैं। मध्यकालीन अगर दूसरी प्रमुख भाषाएं की बात की जाए तो इसमें अवधी प्रमुख है, जिसमें अवधि को प्रतिष्ठित करने की बात की जाए तो अवधि को फेमस करने की बात की जाए तो इसमें जो प्रमुख श्रेय है वह सूफी व प्रेम मार्गी कवियों को जाता है, जिसके प्रमुख कवि मलिक मोहम्मद जायसी हैं, जिनकी प्रमुख या प्रसिद्ध रचना पद्मावत है। मध्यकालीन के प्रमुख अगर सूफी या प्रेम मार्गी कवियों की बात की जाए तो इसमें कुतुबुन, इनका मृगावती नाम का प्रसिद्ध ग्रंथ है, मंजन, मधुमालती, आलम, माधवानल या कामकंदला, नूर मोहम्मद, इंद्रावती और अलीसा का प्रसिद्ध ग्रंथ है चिंगारी, जिसे अवधि में लिखा गया है। राम भक्त कवियों द्वारा अवधि को अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया गया, जिसमें प्रमुख रूप से तुलसीदास का नाम आता है। और इनकी जो प्रसिद्ध रचना है रामचरितमानस की बात की जाए तो इनकी रचना है या बैसवाड़ी अवधि में रचित है, या बैसवाड़ी अवधि में इनकी द्वारा रचना की गई है, जो उनकी प्रमुख रचना है। मध्यकाल में जो अवधि के रूप में अवधि भाषा का जो विकास है उसमें जो मुख्य योगदान की बात की जाए तो दो कवियों द्वारा इस मध्यकाल में अवधि के विकास में मुख्य योगदान दिया जाता है, जिसमें तुलसीदास उनकी रचनाओं में
अवधि का तत्समुखी रूप का प्रयोग किया जाता है, तथा दूसरे जायसी जी हैं जिनकी रचनाओं में अवधि का ठेठ या ग्रामीण रूप देखने को मिलता है। वहीं अगर बंगाल के क्षेत्र में अवधि की बात की जाए तो उसको गोहारी या गोयारी के नाम से जाना जाता था, जो सूफी या प्रेम मार्गी कवियों द्वारा प्रचलित किया गया था। मध्यकालीन तीसरी प्रमुख भाषा खड़ी बोली की बात की जाए तो खड़ी बोली को ही आगे चलकर हिंदी कहा जाता है। तो इसकी बात की जाए तो यह पहले उत्तर भारत के क्षेत्र में थी। प्राचीन काल में केवल उत्तरी भारत के क्षेत्र में बोली जाती थी, लेकिन मध्यकाल में इसका जो मुख्य केंद्र था ये उत्तर से बदलकर दक्कन के क्षेत्र में हो जाता है, यानी महाराष्ट्र व गुजरात के क्षेत्र में हो जाता है। मध्यकाल में खड़ी बोली के दो रूप सामने आते हैं, यानी उत्तरी हिंदी और दक्कनी हिंदी के रूप में, दो जो दक्षिण के क्षेत्र में बोली जाती थी। मध्यकाल में खड़ी बोली से संबंधित जो प्रमुख रचनाएं हैं तथा रचनाकार हैं उसमें कबीरदास, नानक, मूलकदास आदि संतों की रचनाएं हैं। आलम, इसमें इनका प्रसिद्ध जो ग्रंथ है खड़ी बोली में सुदामा चरित्र, जटमल की गोरा बादल की कथा, संत प्राणनाथ की कुलजम स्वरूप और गंग के चंद छंद वर्णन के नाम से है। वली, सौदा, इंसा, नजीर आदि जो दक्कनी कवि हैं उनकी भी रचनाएं खड़ी बोली में प्राप्त होती हैं। इस प्रकार अगर मध्यकाल की बात की जाए तो अवधि और ब्रज भाषा का मध्यकाल में साहित्यिक क्षेत्र में प्रयोग कम हो जाता है और खड़ी बोली को प्रोत्साहन मिलता है। आगे चलकर हम देखते हैं कि जो आधुनिक काल है जिसका समय है 1850 से अब तक, तो इसमें खड़ी बोली को अधिक प्रोत्साहन मिलने से ये उसमें उसका साहित्यिक प्रयोग बढ़ जाता है। अगर आधुनिक कालीन प्रमुख परिस्थितियों की बात की जाए तो इसमें ब्रज भाषा और अवधि पहले ही साहित्य से दूर हो गई है, यानी इसमें साहित्य रचनाएं कम हो गई है, खड़ी बोली को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। दूसरा, अगर भारत की बात की जाए तो यहाँ पर अंग्रेजी सत्ता का लगभग पूरे देश में विस्तार हो गया है। तीसरा, अंग्रेजों द्वारा खड़ी बोली को प्रोत्साहन प्राप्त होता है। इसके बाद उर्दू का प्रचार, एक तरफ उर्दू का भी प्रचार हो रहा है और काव्य में ब्रज भाषा का प्रयोग हो रहा है। 19वीं सदी, और इसमें 19वीं सदी में मुख्य रूप से काव्य के लिए ब्रज भाषा प्रयोग होती है और गद्य के लिए खड़ी बोली का प्रयोग किया जाता है। 20वीं सदी तक आते आते खड़ी बोली गद्य और पद्य की दोनों की साहित्यिक भाषा बन जाती है, यानी एकमात्र उत्तरी भारत की साहित्यिक भाषा वो खड़ी बोली के रूप में प्रयोग की जाती है। अगर आधुनिक काल के बात की जाए तो इसको निम्न भागों में बांटा जाता है। पहला, भारतेंदु पूर्व युग। दूसरा, भारतेंदु युग यानी 1850 से 1900। द्विवेदी युग 1900 से 1920। उसके बाद छायावाद युग 1918 से 1936 और उसके बाद प्रगतिवाद 1936 से 46 और इसके बाद प्रयोगवाद 1943 से। तो आइए इनको देख लेते हैं कि इनके टाइम पीरियड में या इन जो युग हैं इसमें हिंदी भाषा से विकास से संबंधित क्या क्या इम्पोर्टेंट मुख्य तथ्य हैं जो परीक्षा उपयोगी हैं। इसमें सबसे पहले अगर भारतेंदु पूर्व युग की बात की जाए तो इसका समय यानी 1850 से पहले का है। इसमें हिंदी भाषा का जो मुख्य संघर्ष था वह इसकी स्वीकृति और प्रतिष्ठा को लेकर था। खड़ी बोली के गद्य के आरंभिक रचनाकार दो प्रमुख रचनाकार माने जाते हैं, जिसमें फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित और फोर्ट विलियम कॉलेज से बाहर या उससे असंबंधित जो रचनाकार है। संबंधित रचनाकारों की बात की जाए तो इसमें लल्लू लाल जी हैं जिनका प्रसिद्ध ग्रंथ प्रेम सागर है, और दूसरा सदल मिश्र है जिनका नासिकेतोपाख्यान नामक प्रसिद्ध ग्रंथ है जो खड़ी बोली से संबंधित है। इनको भाषा मुंशी कहा जाता है, यानी जो फोर्ट विलियम कॉलेज है जो उसका भाषा विभाग था तो ये उससे संबंधित थे। अगर फोर्ट विलियम कॉलेज की बात की जाए तो यह लॉर्ड वेलीजेली ने इसकी स्थापना 10 जुलाई 1800 को की थी और यह कोलकाता में स्थित था। अगर फोर्ट विलियम कॉलेज से बाहर या असंबद्ध रचनाकारों की बात की जाए तो इसमें सदासुख लाल नियाज जिनका प्रसिद्ध ग्रंथ सुख सागर है, और दूसरे इंसा अल्लाह खान जिनका प्रसिद्ध ग्रंथ रानी केतकी की कहानी है। अगर भारतेंदु पूर्व युग की बात की जाए तो हिंदी का स्वरूप निर्धारण करने की बात की जाए तो इसमें दो टाइप के मिलते हैं, जिसमें पहला राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद है,
यानी इन्होंने उर्दू भाषी हिंदी का प्रयोग हुआ उसका समर्थन किया। दूसरा राजा लक्ष्मण सिंह है, जिन्होंने विशुद्ध संस्कृतनिष्ठ हिंदी का प्रयोग किया। इसके बाद भारतेंदु युग आता है, जिसमें 1850 से 1900 के बीच इसका समय माना जाता है। भारतेंदु या भारतेंदु हरिश्चंद्र नामक कवि के नाम पे रखा गया है, जिनको आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक भी कहा जाता है। इनके जन्म की बात की जाए तो इनका जन्म 9 सितंबर 1850 को हुआ था, और इनकी मृत्यु की बात की जाए तो 6 जनवरी 1885 को इनका डेथ होती है या इनकी मृत्यु होती है। इनको भारतीय नवोत्थान के अग्रदूत भी कहा जाता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र को, और ये कहा था इनको डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने। इनको भारतीय नवोत्थान का अग्रदूत कहा है। तो इनका जो सबसे पहला काम था, इससे पूर्व जो आपने देखा कि ये जो दो शैलियाँ चली आ रही हैं राजा शिव प्रसाद और राजा लक्ष्मण सिंह का, यानी एक उर्दू भाषा हिंदी का प्रयोग कर रहा है, उसका समर्थन कर रहा है, और दूसरा विशुद्ध संस्कृतनिष्ठ हिंदी का समर्थन कर रहा है। तो इनका जो पहला काम है कि इन दोनों जो विरोधी शैलियाँ हैं उनके बीच समन्वय स्थापित करना। तो इन दोनों के बीच वह समन्वय स्थापित करते हैं। और इस युग की जो महत्वपूर्ण उपलब्धियों की बात की जाए तो इसमें जो इस युग की महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं कि जो भारतेंदु थे, इन्होंने एक भारतेंदु मंडल तैयार किया, यानी एक लेखक या कवि मंडल तैयार किया। दूसरा, हिंदी के गद्य के बहुमुखी रूप का सूत्रपात होता है, यानी इसमें अलग अलग चीज़ें जो नई नई नाटक वगैरह काफ़ी चीज़ें हैं, तो उनका जो बहुमुखी रूप है यानी अलग अलग प्रकार के उनका सूत्रपात होता है, यानी वो उदय होता है। और जो प्रमुख उपलब्धि की बात की जाए तो गद्य रचना के लिए खड़ी बोली को भारतेंदु युग में मान्यता मिली, यानी गद्य रचना के लिए खड़ी बोली का प्रयोग स्टार्ट हो गया। लेकिन जो अगर विवाद की बात की जाए, विवाद की स्थिति रही वह पद्य रचना के मामले में रही, यानी जो पद्य रचना है वो उसके लिए ब्रज भाषा और खड़ी बोली दोनों का प्रयोग किया जाता रहा। वो दोनों एक साथ चल रहे हैं, यानी पद्य रचना के लिए कुछ लेखक ब्रज भाषा का प्रयोग कर रहे हैं तो कुछ खड़ी बोली का प्रयोग कर रहे हैं। भारतेंदु युग के बाद द्विवेदी युग आता है, जिसका समय 1900 से 1920 के बीच माना जाता है। द्विवेदी युग का नामकरण आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर किया गया है, जिन्होंने सरस्वती नामक पत्रिका का संपादन 1903 से प्रारंभ किया। तो कई जगह इसका जो द्विवेदी युग का समय है वह 1903 से भी माना जाता है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी सरल व शुद्ध भाषा के प्रयोग के पक्षधर थे। वह चाहते थे कि भाषा सरल हो और शुद्ध रूप में प्रयोग की जाए। तो इन्होंने भी भारतेंदु युग की तरह, यानी भारतेंदु जो थे उनके तरह ही एक लेखक मंडल या कवि मंडल तैयार किया, जिसमें श्याम सुंदर दास, परम शर्मा, माधव प्रसाद मिश्र, पूर्ण सिंह, चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी प्रमुख थे। अगर इस युग की उपलब्धियों की बात की जाए, प्रमुख उपलब्धियों की बात की जाए, तो इसमें जो ब्रज भाषा थी वह अपने क्षेत्र में सीमित हो गई और खड़ी बोली सामान्य रूप में स्वीकार हो गई। यानी इसके बाद गद्य व पद्य दोनों की जो प्रमुख भाषा थी वह खड़ी बोली बन गई, और खड़ी बोली इस युग में समस्त उत्तरी भारत के साहित्य का माध्यम बन गई। यानी दोनों रूप में, चाहे गद्य की भाषा हो या पद्य की भाषा हो, उसके लिए खड़ी बोली का प्रयोग किया जाने लगा। यह काम द्विवेदी युग में कंप्लीट हुआ। इसके बाद अगर नेक्स्ट युग की बात की जाए तो इसके बाद छायावाद युग आता है, जिसमें 1918 से 1936 के बीच इसका समय माना जाता है। अगर छायावाद शब्द की बात की जाए तो इसका सर्वप्रथम प्रयोग मुकुटधर पांडे ने किया था। ये इन्होंने श्री शारदा नामक पत्रिका में 1920 में किया था। छायावाद को साहित्यिक खड़ी बोली का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। छायावाद से संबंधित जो प्रमुख कवि हैं, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा और राम कुमार वर्मा प्रमुख हैं। भाषा शैलियों और मर्यादाएं स्थापित करने की बात की जाए तो उपन्यास व कहानी के क्षेत्र में प्रेमचंद, नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद और आलोचना के क्षेत्र में आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनको जो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं या इनके जो टाइम पीरियड है रचना काल का,
उसके हिसाब से उपन्यास व कहानी का उनको बांटा जाता है। जयशंकर प्रसाद के नाटक के हिसाब से बांटा जाता है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के टाइम पीरियड को आलोचना के काल में या उसके हिसाब से बांटा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रगतिवाद युग आता है, जिसका समय 1936 से 46 के बीच है, जिसकी अगर स्थापना की बात की जाए प्रगतिशील लेखक संघ द्वारा की गई है। इसकी स्थापना जो प्रगति लेखक संघ है, प्रगतिशील लेखक संघ है, इसकी स्थापना 1936 में की गई। भारत में सज्जाद जहीर व मुल्कराज आनंद द्वारा की गई है। इससे पहले यह पेरिस में E.M. फोस्टर ने 1935 में स्थापित किया था और इसका जो प्रथम अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता प्रेमचंद जी ने की थी। अगर इस प्रगतिवाद से संबंधित प्रमुख कवियों की बात की जाए तो इसमें केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, रामविलास शर्मा, रांगी राघव, शिव मंगल सिंह, त्रिलोचन पांडे आदि प्रमुख कवि जो प्रगतिवाद युग से संबंधित है। इसके बाद प्रयोगवाद युग आता है। प्रयोगवाद युग का प्रारंभ टाट सप्तक यानी जो सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय हैं उनकी रचना, जिसमें 7 कवि प्रमुख हैं। टाट सप्तक यानी 1943 से माना जाता है। अज्ञेय को प्रयोगवाद का प्रवर्तक भी कहा जाता है। इसके साथ ही खड़ी बोली का काव्य व गद्य के भाषा के रूप में उत्तरोत्तर विकास होता गया और आज उसका वर्तमान स्वरूप हमारे सामने उपलब्ध है। दोस्तों, इस प्रकार हिंदी भाषा से संबंधित जो पहला टॉपिक है हिंदी भाषा का विकास, वो यहीं समाप्त होता है। बाकी नेक्स्ट उसमें वीडियो में हम जो सेकंड टॉपिक है, जिसमें स्वतंत्र राजभाषा का विकास, हिंदी की उपभाषाएं व बोलियां, देवनागरी लिपि, हिंदी भाषा का एक मानक भाषा के रूप में उभरना, तब विश्व हिंदी सम्मेलन को देखेंगे। धन्यवाद।